हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि ये वाला एक्ट 1930 के अंदर पास किया गया था और ये लागू हुआ गया 1 जुलाई 1930 को। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वाले टॉपिक को करते हैं। ये वाला टॉपिक ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, यानी सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर या तो ट्रांसफ़र करता है या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री कर जाता है। यानी ये बात हो रही है कि फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने की किस चीज़ की, प्रॉपर्टी एंड गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। यानी यहाँ पे जो सी चीज़ें ज़रूरी हो रही है वो है नंबर 1 कि ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। किस चीज़ का, गुड्स को ट्रांसफ़र करने का एक प्राइस के बदले। तो एसेंशियल एलिमेंट्स यानी वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए। सबसे पहला ये है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज़। और जब भी कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ये है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स, यानी जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो गुड्स होना चाहिए। यानी सर क्या सर्विस हो सकती है? सर्विस नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, द प्राइस एंड मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड, यानी जो पैसा है, पैसा या तो पे कर दिया गया हो या फिर पे करने का प्रॉमिस किया गया हो। यानी प्रॉमिस यानी फ्यूचर में पे करूँगा। पॉइंट नंबर 4, अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस, यानी जो चीज़ है, जो भी वस्तु है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुई तो फिर वो सेल नहीं बन पाएगा। पॉइंट नंबर 5, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यानी जो ट्रांसफ़र है या तो वो सीधा सीधा बिल्कुल क्लियरली हो या फिर किसी कंडीशन के बेस पे ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। पॉइंट नंबर 6, ऑल अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो से भी एसेंशियल्स होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। तो जिस टाइम हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे उस टाइम हम ये भी देख लेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो, ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर करेंगे। अब बात आती है कि गुड्स का मतलब क्या होता है, यानी द मीनिंग ऑफ गुड्स। हमारी इस वाले एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी है वो डेफिनेशंस दे रखी हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर गुड्स को डिफाइन कर रखा है। तो ये बोलता है कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो चीज़ जो मूव हो सके, यानी जैसे पेंसिल, पेन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं मूवेबल। सर नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? यानी वो चीज़ें होती हैं बच्चों जिनको मूव नहीं कर सकते, जैसे कि घर, जमीन। तो ये सारी चीज़ें गुड्स नहीं हैं। तो हर तरीके के मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यानी हर तरीके की चल संपत्ति लेकिन उसके अंदर एक्शनेबल क्लेम्स और मनी नहीं आएगा। देखो एक्शनेबल क्लेम्स और मनी मूव हो सकता है, पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे को जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुड्स की डेफिनेशन में बताया गया है कि ये दोनों चीज़ें एक्शनेबल क्लेम्स और मनी, पैसा एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं है। तो गुड्स के अंदर क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं? स्टॉक आ सकता है, शेयर्स आ सकता है, किसी जगह पे कोई सी भी फसल उग रही है वो आ सकती है, या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी ज़मीन का हिस्सा बन रही है तो वो चीज़ गुड्स मान ली जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि मनी का मतलब क्या है। तो मनी का मतलब ये है जो हाल फिलहाल के अंदर करेंसी चल रही है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें भी आ जाएंगी जो कि रेयर या फिर पुराने कॉइन्स हैं। यानी अगर तुम पुराने कॉइन को बेचते हो तो वो गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने कॉइन और रेयर कॉइन को मनी की डेफिनेशन के अंदर रखा गया है, और मनी की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम गुड्स को पढ़ेंगे तो गुड्स के अंदर मनी नहीं आता। तो यानी मनी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जो करंट करेंसी है, जो रेयर करेंसी है, या फिर जो पुरानी करेंसी है। अब आता है कि सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। तो एक्शनेबल क्लेम वो होता है जो कि व्हाट अ पर्सन कैन नॉट मेक
अ प्रेजेंट यूज और एंजॉय, यानी तुम उसको हाल फिलहाल के अंदर एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन तुम जब किसी भी तरीके का सूट यानी लीगल एक्शन लोगे तो तुम उसको एंजॉय कर पाओगे। जैसे कि किसी भी तरीके का डेट जो कि ड्यू हो चुका है, तो तुम्हें अभी तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो बंदा, मान लो बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो तुमने क्या किया, तुमने लीगल एक्शन लिया, तो अब तुम इसको एंजॉय कर पाओगे। इसके कारण क्या हुआ कि ये क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं एक्शनेबल क्लेम्स। अब आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर हमारे पास हैं टोटल 5 तरीके के टाइप्स ऑफ गुड्स, और ये हमें ये बताते हैं कि गुड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एग्जिस्टिंग गुड्स। तो बच्चों, एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका अस्तित्व है जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया। एग्जाम्पल, आज तुम अप्सरा पेंसिल लेने गए, तो आज हाल फिलहाल में उस दुकानदार के पास वो पेंसिल है, तो ये चीज़ें क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी एग्जिस्टिंग गुड्स, क्योंकि ये हाल फिलहाल के अंदर एग्जिस्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। तो बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं ना, उसका दूसरा नाम है असर्टेन गुड्स। तो सर ये गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं बच्चों जिनको तुम आइडेंटिफाई यानी पहचान सकते हो और उसके बारे में बात हो चुकी है जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया। यानी जैसे कि तुम किसी दुकान पे गए, दुकान पे कई सारे शर्टें हैं, तो तुमने डिसाइड किया कि मेरे को वो ब्लू कलर वाली शर्ट चाहिए, तो तुमने खरीदते वक्त उसको डिसाइड कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और तुमने दुकानदार से बात भी कर ली। तो ऐसा करने पे वो जो गुड्स है, यानी ये वाली जो ब्लू शर्ट है, वो क्या हो जाएगी, वो स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 बात करता है जेनेरिक गुड्स के बारे में। तो जेनेरिक गुड्स का दूसरा नाम है अनअसर्टेन्ड गुड्स। ये वो वाली गुड्स होते हैं जिसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हमें पहचान कैसी होती है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से। यानी अगर तुम किसी भी ठेले पे गए, कई सारे सेब रखे हैं, तुमने कहा भैया मीठे सेब दे दो, अब पहचान तो कर सकते हैं क्योंकि तुमने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वो सेब मीठे होने चाहिए, लेकिन तुम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये वाला सेब देना, ये वाला सेब देना। तो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जेनेरिक या फिर अनअसर्टेन गुड्स। पॉइंट नंबर 4, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो कि फ्यूचर में आएगा, यानी इट मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी एक तुम थे, एक सेलर था, तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, आने के बाद उस चीज़ को बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें कौन सी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं फ्यूचर गुड्स। जैसे कि अगर तुम्हें कोई सा बैट खरीदना है, तो तुमने बैट खरीदने के बारे में अपने दुकानदार को बताया, अब वो दुकानदार इस बैट को बनाना शुरू करेगा, तो ये जो गुड्स है, ये गुड्स बन गई फ्यूचर गुड्स। पॉइंट नंबर 5 और आखिरी, ये है कंटिंजेंट गुड्स। यानी इट मीन्स द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स ऑन द कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। यानी कोई सी चीज़ होगी या नहीं होगी, इस पर डिपेंड करता है कि वो गुड्स बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा है इसका कि एक पेड़ है जिसके ऊपर सेब लगे हुए हैं, अब सेब उगेंगे तो मैं तुम्हें बेचूंगा, अगर नहीं उगे तो मैं नहीं बेचूंगा। तो होना या ना होने पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं बच्चों कंटिंजेंट गुड्स। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था, और आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।